नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो हम आज बात करने वाले हैं लुई नेपोलियन के द्वारा किस तरीके से सत्ता को हथियाया जाता है और सत्ता हथियाने का प्रयास किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, अगर बात की जाए तो 1848 ईस्वी में वह क्या बनता है, फ्रांस का राष्ट्रपति बनता है, जो 1852 ईस्वी तक बना रहता है। अब ये जो फ्रांस का राष्ट्रपति बनने के पश्चात हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित होने के पश्चात इसके द्वारा जो सत्ता को हथियाने के जो प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं, और ये शुरू से ही अगर बात की जाए तो इस गणतंत्र को, लोकतंत्र को समाप्त करके जो क्या करना चाहता था, राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए इसने जो सभी वर्गों को अपने पक्ष में करने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसके तहत तुम ले लो चाहे कैथोलिक चर्च धर्म वाले हो, जिस तरीके से हमने नेपोलियन की लोकप्रियता के बारे में पढ़ा पिछली क्लास में, तो रोम कैथोलिक लोगों को किस तरीके से ये अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है, और उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो व्यापारिक रियायतें देकर इसके द्वारा अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा जो मजदूर वर्ग लोग हैं उनके द्वारा जो निर्वाचन का अधिकार उनसे छीना जाता है, तब उस प्रस्ताव का विरोध इसके द्वारा करके इनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और किस तरीके से सेना को जो गौरव की प्राप्ति दिलवाकर, यानी कि जो फ्रांस में जो बात की जाए, फ्रांस से ये जब रोम में गणतंत्र की स्थापना मेजिनी द्वारा प्रयास किए जाते हैं, तो इसके द्वारा फ्रांस की सेना को भेजा जाता है, तो उससे जो सेना को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। और इस तरीके से ये वहाँ का जो राष्ट्रपति बनने के पश्चात इसके द्वारा गोपनीय रूप से क्या की जाती है, योजनाएं बनानी शुरू कर दी जाती है कि किस तरीके से मुझे सत्ता हथियानी है। अब सत्ता हथियाने के पीछे एक तो ये कारण था कि इसका जो कार्यकाल, ये राष्ट्रपति निर्वाचित होता है 1848 ईस्वी में, और 52 ईस्वी तक 4 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है। अब ये कार्यकाल भी समाप्त होने वाला था। अगर इन परिस्थितियों में कार्यकाल समाप्त हो जाए और अगर निर्वाचन हो, दूसरा राष्ट्रपति बन जाए, तो क्या पता है इसको पुनः सत्ता में आने का जो मौका मिले या न मिले। तो ये अपने कार्यकाल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा, तो इसके लिए इसको क्या करना था, सत्ता पे जो नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी था। इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इसी दौरान इसके द्वारा सत्ता पे नियंत्रण के कुछ प्रयास भी शुरू कर दिए गए। 1851 ईस्वी में हमने देखा किस तरीके से, पिछली क्लास में पढ़ा कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया, जिसको बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा, फिर भी इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। और उनकी जगह अगर बात की जाए तो उनकी जगह इसके द्वारा जो अपने समर्थक है उनकी नियुक्तियां मंत्री के रूप में कर दी जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो ये कंट्रोल करने का प्रयास करता है सत्ता पे। और इसी तरीके से 1850 ईस्वी का जो निर्वाचन का कानून है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी शायद, अगर आपको पता हो तो 1850 में प्रतिनिधि सभा के द्वारा ये निर्वाचन कानून पारित किया जाता है, जिसके तहत ये नियम बना दिया जाता है कोई व्यक्ति जहां 3 वर्ष से स्थायी रूप से रह रहा है उसी को वोट देने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार होगा, या इसके अलावा उसके साथ में 3 वर्षों से उसके द्वारा जो क्या किया जा रहा है, कर दिया जा रहा है, टैक्स भरा जा रहा है, उन्हीं व्यक्तियों को निर्वाचन का अधिकार, जिससे क्या होता है, हमने देखा कि 90 लाख लोगों में से 30 लाख लोग क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं मताधिकार का प्रयोग करने से। तो उन परिस्थितियों में मजदूर वर्ग है जो पलायन करते रहते हैं इधर से उधर, उनको क्या है, वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। तो उस कानून का लुई नेपोलियन के द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब इसके विरोध से प्रतिनिधि सभा की तो छवि खराब होती है, लेकिन लुई नेपोलियन को मजदूरों का समर्थन प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके द्वारा जो माहौल बना, इसको पता था अगर फ्रांस की सत्ता पर नियंत्रण करना होगा तो वहाँ के वर्गों का समर्थन हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी के लिए उसने जो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। अब ये जो अपनी प्लानिंग तो करी था, इसके तहत इसने जो एक गठबंधन बनाया, गठजोड़ बनाया। एक तो फ्रांस का सेनापति था, फ्रांस का सेनापति कौन था, सेंट अर्नौड, ये फ्रांस का सेनापति था वह। इसके अलावा जो बात की जाए डे मापास, ये जो क्या था, वहाँ का जो पेरिस का प्रधान पुलिस
अधिकारी था। पेरिस का जो प्रधान पुलिस अधिकारी था डे मॉपोस, इसके साथ मिलकर गोपनीय तरीके से जो लुई नेपोलियन और इन तीनों ने मिलकर जो फ्रांस की सत्ता को जो अपने नियंत्रण में करने के लिए क्या बनाई, गुप्त योजना बनाई। ये गठजोड़, इन तीनों का गठजोड़ हो जाता है। अब इनकी योजना के अनुसार बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, 2 दिसंबर 1851 ईस्वी को, क्योंकि इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो इस दिन 2 दिसंबर 1851 ईस्वी को प्रमुख जो गणतंत्रवादी नेता थे, महत्वपूर्ण जो मेन मुख्य गणतंत्रवादी नेता थे, और उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया सुबह जल्दी। और उसके अलावा जो प्रतिनिधि सभा है, यानी कि जो विधानमंडल है, जहाँ फ्रांस के हर क्षेत्र से निर्वाचित होकर व्यक्ति आए, प्रतिनिधि आए, उनको क्या किया, प्रतिनिधि सभा, जहाँ उनके बैठने के लिए प्रतिनिधि सभा विधानमंडल भवन था, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। यानी अचानक से जो इसके द्वारा सैन्य बल पे जो क्या कर लिया जाता है, सत्ता हथियार ली जाती है 2 दिसंबर 1851 ईस्वी। उसके पश्चात ये जो सत्ता हथियाने से पूर्व इसके द्वारा जो पेरिस की मुख्य बिल्डिंग है, उस पर जो अपनी घोषणा पत्र है, जो घोषणाएं लुई नेपोलियन के द्वारा पहले से तैयार कर रखी थी कि सत्ता हथियाने के पश्चात किस तरीके से वह काम करेगा, उनको क्या है, जो उन पैम्फलेट को उसके द्वारा जो पेरिस के हर बात की जाए मुख्य इमारतों पर चिपका दिया जाता है। लुई नेपोलियन ने जनता के नाम पे घोषणा को पूर्व में तैयार पेरिस की मुख्य इमारतों पर चिपका, जनता के नाम से अपना जो भी संदेश है उसको पैम्फलेट के माध्यम से जो लुई नेपोलियन के द्वारा पेरिस की मुख्य इमारतों पर चिपका दिया, जनता के पास संदेश पहुंचा दिया कि बोले हमारा सत्ता पर नियंत्रण करने के पश्चात किस तरीके का जो हमारा जो किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली रहेगी, ये क्या हमारा जो रोड मैप रहेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, ये सारी बातें उसके द्वारा पैम्फलेट में बताई जाती है। और उसके अलावा सत्ता पर नियंत्रण करते 1850 ईस्वी का जो निर्वाचन का कानून था, उस कानून को सबसे पहले रद्द कर दिया। इस कानून के तहत जो मताधिकार से जिन लोगों को वंचित किया गया था, उस कानून को पहले रद्द किया। उसके अलावा प्रतिनिधि सभा थी, उसको क्या कर दिया, भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसने ये बात की, जनता के सामने घोषणा की कि इस बात के लिए हम जनमत संग्रह कराएंगे। किस बात के लिए, कि नवीन संविधान निर्माण करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा या नहीं होगा, इस बात का जनता फैसला करेगी। और इसके लिए हम क्या कराएंगे, जनमत संग्रह, जो वोटिंग करवाएंगे, और उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा कि लुई नेपोलियन जो संविधान बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो उसी दौरान इनके द्वारा क्या किया जाता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है, करवाने की घोषणा की जाती है। किसके, लुई नेपोलियन के द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा नवीन संविधान बनाने के अधिकार पर जनमत संग्रह की घोषणा की। राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जनता के द्वारा फैसला किया जाएगा। इसी दौरान जो गणतंत्रवादियों के द्वारा भयंकर विद्रोह कर दिया जाता है, जब प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, महत्वपूर्ण गणतंत्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो उसी दौरान जो गणतंत्रवादियों द्वारा पेरिस में और उसके अलावा फ्रांस के कई इलाकों में विद्रोह किए जाते हैं। इन विद्रोह को इस सेनापति के द्वारा, जो सेंट अर्नाद है, और डे मॉपोस जो पुलिस प्रधान, इनके द्वारा क्रूरतापूर्वक जो कुचल दिया जाता है। और इसके पश्चात आगे कई वर्षों तक जो हम देखेंगे, फ्रांस में गणतंत्रवादियों के द्वारा विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की जाती है। अब जिस अनुसार ये घोषणा की गई थी उनके द्वारा कि नवीन संविधान बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा नहीं, उसके अनुसार जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह में बात की जाए तो लुई नेपोलियन को 75 लाख वोट प्राप्त होते हैं पक्ष में, और लुई नेपोलियन के विपक्ष में जो 6.5 लाख वोट ही होते हैं। और इससे जो फ्रांस में जो बात की जाए, नवीन संविधान बनाने का अधिकार किसे मिल जाता है, राष्ट्रपति को मिल जाता है। उसके अनुसार 14 जनवरी 1852 को नवीन संविधान की घोषणा किसके द्वारा कर दी जाती है, लुई नेपोलियन के द्वारा नवीन संविधान की घोषणा कर दी जाती है। और जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। पहले तो 4 वर्ष से था, उसको क्या कर दिया जाता है, 10 वर्ष, क्योंकि कार्यकाल वाली तो बात आई थी, कार्यकाल बढ़ाने का ही प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा था। अब कार्यकाल इन्होंने बढ़ाकर क्या कर दिया, 4 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया। और समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित कर दी। मंत्रियों की नियुक्ति व पदस्थ करने का अधिकार भी सारी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया राष्ट्रपति, क्योंकि जनता के द्वारा जो समर्थन प्राप्त हो रहा था, किसी भी मंत्री को नियुक्त करना हो या किसी को अपदस्थ करना हो, ये सारे अधिकार किसके पास रहेंगे, राष्ट्रपति के पास। अब कानून निर्माण के लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, 3 सदन गठित किए जाते हैं नवीन संविधान के अनुसार। वो 3 सदन कौन कौन से होते हैं, एक तो राज्य परिषद होती है,
पहली तो कौन सी होगी, राज्य परिषद होगी, दूसरी कौन सी होगी, सीनेट होगी, और तीसरी व्यवस्थापिका सभा। अब इनके अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए। अब राज्य परिषद में और सीनेट में जो व्यक्ति होंगे, इसके सदस्य होंगे, ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। ये होंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे इन दोनों के सदस्य। और इसके अलावा ये सदस्य होंगे, ये इनका जो चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। अब इनके अलग अलग कार्य क्या होते, तीनों सदनों का मुख्य कार्य कानून निर्माण है। कानून निर्माण के लिए इन 3 सदनों का गठन किया जाता है। अब बात करते हैं राज्य परिषद के कार्यों की। तो राष्ट्रपति द्वारा ये सदस्य इसके मनोनीत होंगे, सीधी बात है। इसमें राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जिस व्यक्ति को चाहेगा उसे राज्य परिषद का सदस्य बना देगा। अब इनका क्या काम होगा, मुख्य काम की अगर बात की जाए तो कानून का प्रारूप तैयार करने का, यानी कानून का खाका तैयार करने का, किस तरीके से जो नियम होंगे ये प्रारूप तैयार करेगा। कौन करेगा, राज्य परिषद का मुख्य कार्य होगा प्रारूप तैयार करना। और सदस्यों का क्या होगा, सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी लुई नेपोलियन के द्वारा मनोनीत होंगे। सीनेट के सदस्यों की बात करें तो इन सदस्यों की भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इनके कार्य क्या होंगे, इनके कार्यों की व्याख्या की जाए तो ये कानून में संशोधन करेंगे, नए कानून प्रस्तावित करना व संविधान की व्याख्या करना। इनका कार्य कानून में संशोधन करना, किसी तरह के कानून में कोई तरह की समस्या हो तो उसमें संशोधन करना और कानूनों को प्रस्तावित करना। अगर बात की जाए कानून प्रस्तावित, नए कानून जो भी होंगे उनको प्रस्तावित कौन करेगा, ये करेगा। कानून में संशोधन सीनेट करेगी, नए कानूनों को जो होंगे उनको प्रस्ताव कौन लाएगा, ये सीनेट लाएगी। उसके अलावा जो संविधान की व्याख्या किसके द्वारा की जाएगी, सीनेट के द्वारा। संशोधन और संविधान की व्याख्या और नए कानूनों के प्रस्ताव इसके द्वारा लाए जाएंगे। अब व्यवस्थापिका के सदस्य क्या होंगे, तीसरे भाग की बात करें तो व्यवस्थापिका है। इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसके सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या जो चुना जाएगा, और इसमें कितने सदस्य होंगे, 250 सदस्य होंगे। जनता के द्वारा मताधिकार का प्रयोग करते हुए इन्हें चुना जाएगा। अब इनके कार्य क्या होंगे, इनके कार्यों की बात की जाए तो एक तो कानून को पारित करना, अंतिम रूप जो किसी भी कानून को बनने के पश्चात किसके द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा दिया जाएगा, कानून को पारित किया जाएगा। उसके अलावा वार्षिक बजट पास इसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा वार्षिक बजट पास किया जाएगा। और बात की जाए कानून को अंतिम रूप इनके द्वारा दिया जाएगा। और उसके अलावा जो वार्षिक बजट पास किया जाता है उसमें संशोधन का अधिकार इसके पास नहीं होगा। इस तरीके से जो कानून निर्माण में तीनों सदन अलग अलग रूप से क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ये लुई नेपोलियन के द्वारा व्यवस्था की जाती है। और इसके अलावा जो मूलतः संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा अपने हाथों में ले ली जाती है उसी में निहित हो जाती है। और इस तरीके से लुई नेपोलियन के द्वारा सत्ता हथिया ली जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हम देखा किस तरीके से लुई नेपोलियन के द्वारा गुप्त योजना बनाकर सत्ता हथिया ली जाती है। और उसके अलावा बात की जाए इस सत्ता हथियाने में जो फ्रांस के जो सेनापति है सेंट अर्नाद डे मॉपास, जो पेरिस पुलिस के प्रधान हैं, इनका सहयोग रहता है। और इनके सहयोग से जो किस तरीके से जो सभी वर्गों का समर्थन हासिल करते हुए इसके द्वारा जो लुई नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की सत्ता को हथिया लिया जाता है। और उसके पश्चात हमने देखा किस तरीके से गणतंत्रवादियों का जो विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो नवीन संविधान जो निर्मित करते हुए संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित कर दी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति कौन बनेगा, यही बनेगा। और अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 4 वर्ष से 10 वर्ष तक इसके द्वारा कर दिया जाता है। तो उसी दौरान जो कानून निर्माण है तो 3 सदनों का गठन भी कर दिया जाता है, राज्य परिषद, सीनेट और व्यवस्थापिका। इसके सदस्य तो मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, इसके भी मनोनीत, इसके 250 सदस्य जो चुनाव पे वयस्क मताधिकार पे चुने जाएंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी किसी तरह की समस्या हो तो आप शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।